जय हिंद। मैं हूं अजय झा। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद है। अब नतीजों के लिए 4 मई का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल के सर्वे ने बहुत हद तक सियासी तस्वीर साफ कर दी है। इस बार बम्पर वोटिंग के बीच हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या बंगाल के महासंग्राम में चौथी बार टीएमसी की वापसी होगी या बीजेपी का भगवा परचम बंगाल की खाड़ी तक लहराएगा? तो तमिलनाडु में क्या डीएमके और एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक में कोई तीसरी शक्ति सेंध लगा पाएगी? केरलम और असम में क्या सत्ता विरोधी लहर इन राज्यों की राजनीति बदल देगी या पुराने चेहरे ही फिर से ताज पहनेंगे? तो एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स काफी हद तक सियासत की तस्वीर साफ कर रहे हैं। तमिलनाडु में अगर पोल ऑफ पोल्स निकालें तो सबसे ज्यादा डीएमके 152 सीटें मिलती दिख सकती हैं, तो एआईएडीएमके को 64 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है। सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी टीवीके को 22 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो इस वक्त के आंकड़े आ रहे हैं वो कई जगहों पर चौंकाने वाले, तो कई जगहों पर उम्मीद से परे। इस तरह केरलम में सत्ता पलटती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को 140 में से 79 से 80 सीटें मिल सकती हैं, तो लेफ्ट की एलडीएफ को 60 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और सबसे हाई वोल्टेज राजनीति वाले राज्य पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर पोल ऑफ पोल्स टीएमसी के दावे उलट दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 5 एजेंसियों के नंबर देखने के बाद अब देखिए पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा क्या कहता है, जिसके मुताबिक टीएमसी का नंबर बहुमत से बहुत कम दिखता है। टीएमसी 132 सीटों पर सिमटती दिख रही है, तो बीजेपी पहली बार बहुमत के पार 152 सीटों पर पार करती दिख रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल्स के अनुमान हैं। फाइनल नतीजे तो 4 मई को ही आएंगे, तभी आखिरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस वक्त ये जो एग्जिट पोल्स हैं उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और चर्चा का दौर शुरू कर दिया है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में है, क्या पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या 15 साल बाद बंगाल में दीदी की सरकार बनने वाली है? क्या ममता बनर्जी का चौका लगाने का सपना टूट जाएगा? क्या बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है? क्या बंगाल में पीएम मोदी का मैजिक चल गया है? एग्जिट पोल के नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं? मैट्रोराइज का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देख लीजिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 फेज में हुए, जहां पहले फेज में करीब 93% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में भी रिकॉर्ड 92% मतदान हुआ। बंगाल की जनता के मन में क्या है, किस मुद्दे ने मारी बाजी और सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर किसके पास है? लाइव टाइम्स पर मैट्राइज का एग्जिट पोल कुछ इशारा तो जरूर कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन सीटों की जो तय करेंगी कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक मुकाबला बेहद कांटे का है, लेकिन इस बार बीजेपी आगे निकलती दिख रही है और टीएमसी को हार का सामना करना पड़ सकता है। टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जाती दिख रही हैं, यानी बहुमत से थोड़ा कम दिख रहा है। वहीं बीजेपी दीदी को चुनावी मैदान में अब की बार पस्त करती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यानी फासला बहुत ही कम है। और अन्य के खाते में जा रही है 6 से 10 सीटें। मतलब साफ है ओवैसी, राहुल गांधी और हुमायूं कबीर का असर यहाँ की वोटर्स पर कम पड़ता दिख रहा है और अनुमान के मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब जरा वोट शेयर को देखिए। एग्जिट पोल में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। टीएमसी को 40.8% और बीजेपी को 42.5% वोट मिलने का अनुमान है। मतलब बीजेपी का वोट शेयर टीएमसी से कहीं ज्यादा है और अन्य को 16.7% वोट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में दिख रहा है। आखिर बंगाल का वोटर किस बात पर बटन दबाएगा? एग्जिट पोल में जो मुद्दे निकल कर आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसके आधार पर 14% लोगों के वोट देने का अनुमान है। इसके बाद नंबर आता है एसआईआर का मुद्दा,
घुसपैठ और सरकार से नाराजगी, जिस आधार पर 12% लोगों के वोट देने का अनुमान एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है और 12% लोगों ने कहा कि उन्होंने इसी आधार पर वोट किया है, जबकि चुनाव में हिंसा भी बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में दिख रहे हैं और करीब 13% लोगों ने कहा कि वो इसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। यदि पहले और दूसरे चरण में वोटिंग पैटर्न को देखें तो महिला वोटर्स हार और जीत तय कर सकती है। मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को पुरुष वोटर्स ने करीब 40% और महिला वोटर्स ने करीब 44% वोट किया। वहीं बीजेपी के पक्ष में पुरुषों ने करीब 44% और महिलाओं ने करीब 41% मतदान किया और अन्य पार्टियों के पक्ष में पुरुषों ने करीब 16% और महिलाओं ने करीब 15% मतदान किया। एग्जिट पोल से साफ है कि बंगाल की लड़ाई में बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी का मिशन बंगाल कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैट्राइज एग्जिट पोल ने इशारा कर दिया है कि अब की बार बंगाल में कमल के खिलने का चांस ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो दिलचस्प है, ये जो आंकड़े हैं वो दिलचस्प हैं कई राज्यों के लिहाज से, खास करके सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा रही इस पूरे चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की चर्चा, सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर रही कि क्या दीदी फिर से एक बार चौथी बार वापसी करेंगी या बीजेपी का पहली बार कमल खिल जाएगा। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है, जो तमाम पोल्स हैं उसमें अलग अलग और एक दूसरे के उलट आंकड़े आ रहे हैं। तो फिर बंगाल का तिलिस्म क्या है, बंगाल का रहस्य क्या है, जनता ने आखिर यहां पर क्या किया है जबकि ऐतिहासिक मतदान हुए। आइए समझते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, ये बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका लाइव टाइम्स पर। तो ये बंगाल हमेशा से ही चौंकाने वाले नतीजे नहीं देता रहा है, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि दशकों तक पहले लेफ्ट, उसके बाद फिर अभी हम देख रहे हैं कि दशकों से ममता दीदी बैठी हुई है 15 साल से। लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अलग अलग नतीजे आ रहे हैं। कोई जिता रहा है ममता दीदी को तो कोई बीजेपी को जिता रहा है। हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मतदाताओं ने बिल्कुल एक तरह से 90% प्रथम चरण में तो हम लोगों ने देखा 93% तक, और हमें लग रहा है कि जो संशोधित चुनावी आंकड़े कल के भी आएंगे वो भी जो है तो 92% के क्रॉस ही रहेगा। तो मतदाताओं ने जिस तरह से उसमें खुलकर वोटिंग किया है वहां पे, और जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जिट पोल में, देखिए एग्जिट पोल में हम लोग देखें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सामान्य बहुमत पाते हुए दिखाया जा रहा है और टीएमसी को 125 से 130 सीटों के आसपास की संख्या टीएमसी को दिख रही है, 125 से 130 के बीच में। तो ये जो वोटिंग प्रतिशत है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उन दोनों के बीच में प्रथम दृष्टया तालमेल की मुझे कमी दिखाई दे रही है कि वो तालमेल वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो बंपर वोटिंग है, क्योंकि राहुल जी बंपर वोटिंग है जी। आम तौर पे होता यह है कि जब इतनी प्रचंड वोटिंग हुई हो, ऐतिहासिक वोटिंग 93-92% वोटिंग, तो माना जाता है कि यह सत्ता विरोधी लहर है, एक अंडर करंट है और लोगों में गुस्सा है, इसलिए इतनी वोटिंग हुई है। लेकिन यहां पर तो मामला पेच फंसा दिख रहा है। इसका मतलब यह सत्ता विरोधी लहर है, यह दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। तो बिल्कुल मैं इसी बिंदु की तरफ आ रहा था कि अगर इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी ले लिया जाए और जो ये बता रहे हैं तो फिर उसमें तो फिर सत्ता विरोधी लहर की स्थितियां नहीं दिख रही है। देखिए, बंपर वोटिंग की स्थिति में दो निष्कर्ष निकलेंगे, या तो फिर सत्ता विरोधी बहुत तगड़ी लहर है या फिर सरकार बचाने के लिए तगड़ी लहर है। ये दोनों स्थितियां इस एग्जिट पोल में नजर नहीं आती है इन तमाम चीजों में। क्योंकि देखिए, अगर वो सरकार को हटाने के लिए भी है तो फिर वैसे स्थिति में टीएमसी की संख्या काफी ज्यादा कम हो जानी चाहिए थी। जैसे कि हम लोगों ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखा कि वहां पे विपक्ष की क्या स्थिति बनी, आरजेडी सरीखे पार्टियों की क्या हालत हो गई, या फिर महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो विपक्षी पार्टियां वो कितनी छोटी हो गई और सत्तारूढ़ पार्टी कितनी बड़ी हो गई। तो लहर कुछ वैसे स्थिति में होती है, लेकिन ये चुनाव परिणाम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो लहर वाली स्थिति नहीं बता रहे हैं। हालांकि अब देखिए, जमीनी स्थिति पे आ जाए तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई चीज है तो वो फैक्टर यहाँ पे जो है कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स और एसआईआर का मामला, ये दोनों मिलकर ही जो है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को तय कर रहे हैं। एसआईआर का मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला रहा है वहां पर, और वोटिंग प्रतिशत के अप्रत्याशित तौर पे बढ़ने में भी एसआईआर ही कारण रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि देखिए हम लोगों ने, मैं चूंकि पश्चिम बंगाल रहा भी बीच में चुनाव के दरमियान में जी,
छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पे भी केरल से गाड़ियां आ रही थी, बिल्कुल भरी हुई आ रही थी। चेन्नई से भी गाड़ियां आ रही थी, रेल ट्रेनें जो भी आ रही थी वो बिल्कुल भरी हुई आ रही थी। और लोगों में एक डर था कि जिनके वोट बच गए हैं कि अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो कहीं कहीं उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और ये कहा उनको जो गया था तमाम सरकारी चुनाव के सुविधाएं- दौरान, राहुल जी, ये नैरेटिव भी पेश किया गया था खास करके टीएमसी की तरफ से कि वोट नहीं डाला तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, तुमको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये जो चुनावी नैरेटिव्स होते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव की आंधी में, तो उसमें ये भी आया था। लेकिन जो आपने बहुत बड़ा एक फैक्टर आपने बताया कि डर का फैक्टर था लोगों में, तो डर दोनों तरफ से पैदा किया गया था, लेकिन शेड्स अलग अलग थे। एक तरफ अस्तित्व बचाने की, नागरिकता बचाने की, तो दूसरी तरफ बंगाल को बचाने की, वरना ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। यह भी तो नैरेटिव था बीजेपी का। तो क्या ये डर का नतीजा है कि इतनी तादाद में लोग वोट करने आए लेकिन फिर भी कोई क्लियर कट रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा एग्जिट पोल में कम से कम? देखिए, पूरे जो लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया उसके पीछे तो डर है ही। जो आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैडर में एक अलग किस्म का डर डाला कि भाई तो हमें जो है कि हर हालत में पश्चिम बंगाल को बचाना है, उस कहीं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में बन जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। और दोनों ने ही अपने अपने कैडर को अलग ढंग से जो है कि संचालित किया, क्योंकि देखिए शुरुआत के समय ऐसा लग रहा था कि एसआईआर में केवल जो है मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं, एक ये संदेश बार बार निकल के आ रहा था। लेकिन जब वोट कटे बड़े पैमाने पे तो उसमें फिर मतवा समुदाय के वोट भी कटे जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर थे। और बड़े पैमाने पे जैसे कोलकाता जैसे जगह में भी, वहां पे भी बड़े पैमाने पे वोट कटे। बहुत सारे परिवारों में यह स्थिति रही कि हो सकता है कि 4 लोग जो है कि वोट दे रहा है लेकिन 2 लोगों के वोट में जो है कि नाम कट गए, ऐसी स्थितियां भी बनी वहां पे। तो इन सब स्थितियों में ये मान लेना कि जो एक समीक्षा लोग ये कर रहे थे कि एसआईआर के कारण से तृणमूल कांग्रेस के जो कि वोट कट गए और वो नुकसान की स्थिति में आ गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स बिल्कुल बने हुए रहे। हम लोगों को अभी भी याद है कि मतवा समुदाय के वोटर्स जो हैं वो चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 2021 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इन सब मामलों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन लोगों ने वोट किया। लेकिन इस बार जब उनके नाम कटे और उनको यह आश्वासन दिया गया था कि सीए के माध्यम से उन्हें नागरिकता मिलेगी, तो उन स्थितियों को ममता बनर्जी ने भी भुनाने का प्रयास किया कि देखिए आपको तो वादा किया गया था कि सीए के माध्यम से आपको जो है कि नागरिकता मिलेगी, लेकिन आपको नागरिकता मिलने की बात छोड़ दीजिए, उल्टे जो है कि आपके जो है कि वोट का अधिकार भी समाप्त हुआ। तो दोनों पक्षों के दांवपेच की स्थितियां बड़ी तगड़ी रही हैं वहां पे। और इस दाव पेच में कहीं ना कहीं लगता है कि पेच, नतीजों का जो पेच है वो फंसा नजर आ रहा है। तो असली विनर कौन है आखिरकार? जब अगर दोनों को अलग अलग पोल्स जीतते या हारते दोनों ही दिखा रहे हैं, तो असली विनर कौन है? हम उसके फैक्टर्स के जरिए इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको एक रिएक्शन भी दिखा दें, जो ममता दीदी का रिएक्शन आया है। ममता बनर्जी अभी भी दावा कर रही हैं कि बंगाल में एक बार फिर उनकी ही सरकार की वापसी हो रही है। देख लीजिए। দেখো না, আমি এখনো কালেক্ট করতে পারিনি। অনেকগুলো জায়গায় সিআরপিএফ খুবই গন্ডগোল করেছে, আমাদের ছেলেদের খুবই মারধর করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে 200 তো আমরা ক্রস করব। সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়াবে সেটা মানুষ ঠিক করবে। दावेदारी तो दोनों तरफ से अभी मुकम्मल हो रही है और अब दोनों तरफ की दावेदारी है कि देखिए हम ही जीत रहे हैं तो हम ही जीत रहे हैं, लेकिन असली विनर कौन है और उसके पीछे का फैक्टर क्या मुमकिन है? हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स के, और ये नतीजे जो हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल को लेकर के वो उलझाने वाले साबित हो रहे हैं। दोनों ही दलों को, चाहे बीजेपी हो टीएमसी हो, ये पोल्स बता रहे हैं दोनों ही जीत रहे हैं या फिर दोनों ही हार रहे हैं। तो फिर असली विनर कौन है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे हम तमिलनाडु की भी बात समझेंगे, हम समझेंगे केरलम की भी बात। लेकिन इस वक्त मेरे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, और आलोक वत्स साहब, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं हमारे साथ। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आप अभी अभी जुड़े हैं। मैं बताऊं कि मैं और राहुल जी बात कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 92-93% पोलिंग के बावजूद एक तरफा नतीजे नहीं बता रहे हैं ये एग्जिट पोल्स, तो उसके पीछे फैक्टर कौन क्या है और असली विनर फिर कौन है? ममता दीदी या बीजेपी का कमल खिल रहा है? अब बात हम कर रहे थे कि इतनी बड़ी गोलबंदी कैसे हुई फिर, अगर एक तरफा नतीजे नहीं है, अगर ये अंडर करंट नहीं है, अगर ये लहर नहीं है सत्ता विरोधी, तो आपकी नजर में क्या है? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न
है और जिस तरीके से वोट परसेंटेज इतना बढ़ चढ़ के आया है, ये अपने आप में इंगित करता है कि वहां पर बदलाव की तरफ लोग बहुत ज्यादा मुखातिब हैं। इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के इस वोट में हिस्सा लिया है। आजादी के बाद आज तक कभी इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग कहीं भी देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल। तो इसका मतलब बदलाव की तरफ जो लोग आज तक वोट नहीं डाल सके, डर के, डरा के, दबा के, धमका के या अन्य अलोकतांत्रिक तरीकों से जिनको रोका जाता था, आज वो उन्मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि लोग बदलाव की तरफ मुखातिब हैं और मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर तो है ही, ये किसी का एक तरफा क्लीन स्वीप नहीं है, लेकिन एज भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन सर, आपने कहा कि लोग बिना डर के इस बार वोट डालने निकले, और एक जो जमीनी हालात है वो ये भी बता रहे हैं कि लोग डर के वोट डालने निकले, और डर ये नैरेटिव सेट किया गया था। एक तरफ ये कि अगर वोट नहीं डाला तो नागरिकता चली जाएगी, डिटेंशन सेंटर भेज दिए जाओगे, दूसरी तरफ ये कि वोट नहीं डाला तो फिर ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए क्या दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो गई, इतनी पोलिंग हो गई, लेकिन नतीजा उलझा नजर आ रहा है? देखिए, एसआईआर एक बहुत बड़ा डर का फैक्टर था, और सही कहा है आपने कि जितने भी लोग राज्य के बाहर थे, सबने टिकट मिले या ना मिले, अनरिजर्व भी अपने 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 राज्य में पहुंचकर उन्होंने वोट एक्सरसाइज किए। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को जानता हूं जो नोएडा से टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने यात्रा की ट्रेन से अनरिजर्व डिपार्टमेंट में, और वो वहां जाकर अपना वोट कास्ट किए हैं। उनके अंदर एक डर था कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो शायद हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। पता नहीं ये डर किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, लेकिन इस तरीके का डर अक्रॉस सारे लोग जो उनके जहां कहीं भी थे, सब अपने अपने राज्य में पहुंचकर, वेस्ट बंगाल पहुंचकर, और उन्होंने अपने वोट का एक्सरसाइज किया है। वोट परसेंटेज बढ़ाने में इसका भी एक इस चीज डर की भी एक अहम भूमिका है। और बहुत से जगहों पर जहां हिंसा बहुत भयंकर होता था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अर्धसैनिक बलों को, जिन्होंने वहां पर इसको पूरी तरीके से निषेध कर दिया। पिछले चुनाव में 45 के लगभग हत्याएं हुई थी, लेकिन इस बार कहीं भी इस तरीके का कोई, कम से कम हत्या का मामला तो सामने नहीं आया है। हाँ, कुछ जगह छिटपुट मारपीट हुई है, लेकिन उसमें ज्यादातर क्या 100% टीएमसी के लोगों को ही ये करते हुए दिखाया गया कि उन्होंने कैंडिडेट के साथ मारपीट की। तनाव तो था जमीन डालने की पर, कोशिश झड़पें की। दिखाई दी वत्स साहब, लेकिन हाँ, सुरक्षा बलों की ऐसी मुस्तैदी थी, छावनी में तब्दील कर दिया गया था कि बहुत ज्यादा हिंसा हो नहीं पाई। अच्छा राहुल लाल जी, फिर से मैं आपको लाता हूं। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं कि ये दो तरह का डर यहां पर दिख रहा है। एक, डर को हटाया गया कि पोल कास्ट करने में डर नहीं, बेखौफ होकर वोट करो। ये हमने देखा सिंघम अवतार भी आईपीएस अजय पाल शर्मा का, कि किस तरीके से जाकर वो लोगों को बात कर रहे थे, बता रहे थे। लेकिन दूसरा, डर की वजह से वोट भी डाला लोगों ने कि नाम न कट जाए या ग्रेटर बांग्लादेश न बन जाए। अब मेरा पॉइंट ये है, सवाल ये है आपसे, अब पिछली बार टोटल मुस्लिम पोल जो हुए उसमें से 75% मिले थे ममता दीदी को, लेकिन 39% हिंदूज ने भी वोट किया था ममता दीदी को, 50% हिंदूज ने वोट किया था बीजेपी को। क्या इस बार ये परसेंटेज, इस जोर आजमाइश में जो दोनों पक्षों ने लगाया है अपने अपने समर्थक दलों के लिए, उसमें कोई आप चेंज देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि देखिए ध्रुवीकरण जो है वो पोलराइजेशन बड़ी तगड़ी ढंग से यहाँ पे हुआ है, और उसको अगर हम लोग देखें तो उसका अगर मुस्लिम वोटों के संदर्भ में देखते हैं सबसे पहले, तो मुस्लिम वोटर्स जो कुछ बंटने वाले थे, अगर
हालांकि जैसे हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन सामने में आते हैं तो एआईएमआईएम के साथ उनका गठबंधन टूट जाता है और फिर जो है कि उनके प्रति विश्वसनीयता का एक संकट भी उत्पन्न होता है। तो वहां से तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी राहत की सांस ली, नहीं तो उसके पहले तक तृणमूल कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति थी। लेकिन एक तरह से हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन, एआईएमआईएम के साथ उनका अलगाव, नंबर 1, नंबर 2 कि बहुत ज्यादा जो है कि पोलराइजेशन होने के पास मुस्लिम समूह के पास टीएमसी के अतिरिक्त दूसरे किसी विकल्प मौजूद नहीं था उनके लिए, तो उनके वोटों का बिखराव एक तरह से नहीं हुआ। अब सवाल यह होगा कि फिर वैसे स्थिति में रिवर्स पोलराइजेशन, यानी क्या हिंदुओं के वोट पूरी तरह से ममता बनर्जी के पास जाता है वहां पे? उस जगह पे देखिए, मैं मानता हूं कि जो महिला मतदाता हैं वो ममता बनर्जी के लिए ढाल का काम करते हैं। हम लोगों ने तमाम विधानसभा चुनाव में देखा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो जो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट जो है कि वो ट्रांसफर, जो डीबीटी करके उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचाती हैं, वो सत्तारूढ़ पार्टी लाभ में हो जाती है। विपक्षी पार्टियां भले दावा कर दे कि हम आपको उससे ज्यादा राशि जो है कि भेजेंगे, जैसे लक्ष्मी भंडार के अंतर्गत जो है वहां पे ममता बनर्जी 1,500 दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि हम 3,000 कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने यही सवाल पूछ डाला कि आपने तो दिल्ली के अंतर्गत भी कहा था कि महिलाओं को प्रथम कैबिनेट में ही 2,500 रुपये दिए जाएंगे, तो वो 2,500 रुपये कहां प्राप्त हुए हैं? लेकिन इस प्रकार के स्कीम्स के, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कोई भी, अभी नवीनतम बिहार के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है, तो महिलाएं वोट देती हैं उस जगह पे। तो वो ममता बनर्जी को आपको याद होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उनको 50% जो है कि उस समय महिलाओं का मिला था, और उस समय इस प्रकार के स्कीम्स वो लागू नहीं की थी उन्होंने। लेकिन वो संकट समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो महिला मतदाता समूह को बड़े मजबूती के साथ, इसलिए कन्याश्री तमाम और दूसरी कई स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए, और उसका असर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वो काफी ज्यादा मजबूती के साथ टीएमसी के साथ इंटैक्ट दिखती, जबकि उनके प्रति ध्रुवीकरण के कारण यहां भी आपने पेंच फंसा दिया, यहां भी आपने राहुल जी पेंच फंसा दिया। क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि फिर इसका मतलब विनर कौन है। क्या अगर मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहे ममता के साथ तो काउंटर पोलराइजेशन हुआ? क्या हिंदू वोट सारे चले गए बीजेपी के साथ? लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये स्थिति तस्वीर अभी नहीं कह सकते। तो बंगाल का पेंच फंसा है, लेकिन अजय वत्स कह रहे हैं कि एज तो बीजेपी को नजर आ रहा है इस वक्त तक के जो तमाम हालात हैं जमीनी से लेकर के पोल्स के। लेकिन क्या हो रहा है असम में? एक तरफा तस्वीर है, लेकिन तमिलनाडु में क्या हो सकता है? डीएमके की वापसी या उलटफेर और टीवीके यानी कि जो स्टार हैं वो एंट्री ही मार के सरकार बना लेंगे?